Dear students, to get the notification of next classes, you can subscribe my channel and press the bell icon. And you can also like, share and comment the classes to boost up my energy. Hello dear students, good morning. प्रीवियस क्लास में अपन ने समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम की स्थितियों के अकॉर्डिंग धारिता का व्यंजक कैलकुलेट किया था। ठीक है, अभी आज की क्लास के लिए जो टॉपिक रहेगा वो गोलीय संधारित्र की धारिता अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले उस पर फोकस करेंगे, फिर संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन को अपन समझेंगे। ठीक है, तो देखो गोलीय संधारित्र क्या होता है। दो गोले होते हैं लगभग समान त्रिज्या के, ज़्यादा त्रिज्याओं में अंतर नहीं होता है। दो गोले लगभग समान त्रिज्या के होते हैं, दोनों एक दूसरे में सकेंद्री होते हैं। जैसे एक गोला अंदर है और एक गोला उसके चारों तरफ बाहर होता है। तो एक जनरल सी फॉर्मेशन के रूप में अपन डेफिनेशन गोलीय संधारित्र की दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त, परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाले सकेंद्री चालक गोले से बनी हुई युक्ति क्या कहलाती है, गोलीय संधारित्र कहलाती है। एक आसान सा फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं है इसमें। एक गोला है, इसके चारों ओर दूसरा गोला है और दोनों गोलों के केंद्र क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। तो ऐसे गोलों को अपन क्या बोलते हैं, सकेंद्री गोले। अंदर गोला है, उसके बाहर गोला है और दोनों गोलों का केंद्र क्या है, उभयनिष्ठ हो, तो ये सकेंद्री गोले कहलाते हैं। ठीक है, दोनों गोलों में से अंदर वाले गोले पे और बाहर वाले गोले पे परिमाण में तो आवेश समान रहेगा, लेकिन प्रकृति में क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। अब एक गोला अंदर है, दूसरा गोला बाहर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर वाला गोला तो खोखला रहेगा ही रहेगा, लेकिन अंदर वाला गोला खोखला भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। दोनों ही केस में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक और, क्या कि लगभग समान आकार वाले। लगभग समान आकार वाले मतलब इनकी जो रेडियस है ना वो लगभग बराबर कहेंगे अपन, एग्जैक्ट बराबर तो नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों गोलों के पृष्ठों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, तभी तो संधारित्र निकाय का निर्माण करेंगे। ये दोनों चालक प्लेटों के बीच में अपन ने पीछे देखा, संधारित्र की दोनों चालक प्लेटों के बीच में क्या था, कुछ ना कुछ फ्री स्पेस था। ऐसे ही अंदर वाले गोले की सतह, बाहरी सतह और बाहर वाले गोले की आंतरिक सतह के बीच में कुछ ना कुछ एयर गैप होना चाहिए, ये जरूरी है। तो बराबर नहीं कह रहे, आकार को लगभग बराबर कह रहे हैं अपन, बराबर नहीं कह के लगभग बराबर कह रहे हैं। ज्यादा अंतर भी नहीं हो और लगभग बराबर रेडियस हो दोनों की, दोनों सेकेंडरी होनी चाहिए। तो ऐसी युक्ति क्या कहलाती है, गोलीय संधारित्र कहलाती है। देखो यहाँ आसान सी डेफिनेशन में कह रखा है, परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाली सेकेंडरी चालक गोले से बनी हुई युक्ति क्या कहलाती है, गोलीय संधारित्र कहलाती है। डायग्राम के थ्रू यदि अपन बताना चाहें तो ये देखो एक सिंपल सा निकाय आपका यहाँ डिफाइन किया हुआ है गोलीय संधारित्र के रूप में। एक गोला है अंदर, जिसकी रेडियस यहाँ पे क्या ले रखी है, R2 ले रखी है। अंदर वाला गोला है, इसकी रेडियस क्या ले रखी है, R2। ये अंदर वाला खोला गोला है ना, ये ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि बाहर वाला गोला तो ऑब्वियस सी बात है खोखला ही रहेगा, क्योंकि दोनों टच नहीं कर सकती। इस अंदर वाले गोले की ये बाह्य सतह और अंदर वाले गोले की आंतरिक सतह ये आपस में टच नहीं कर सकती, तो बाहर वाले गोले को आपको खोखला ही लेना पड़ेगा। ये कंपल्सरी पार्ट है, मस्ट कंडीशन है एक तरीके से। यहाँ पे अंदर वाले गोले को बी कह रखा है देखो, और बाहर वाले गोले को क्या नाम दे रखा है, ए। गोले ए की रेडियस यहाँ पे R1 ले रखी है देखो, बड़े गोले की, बाहर वाले गोले की रेडियस क्या ले रखी है, R1, और अंदर वाले गोले बी की रेडियस क्या ले रखी है, R2 ले रखी है। अब मैंने क्या कहा कि ऐसी युक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों गोलों की सतहों पे सतह भी कौन सी, इस अंदर वाले गोले की बाहरी सतह पर और बाहर वाले गोले की आंतरिक सतह पे क्या रहेगा, आवेश रहेगा, विपरीत प्रकृति का आवेश रहेगा। समान परिमाण का रहेगा लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश रहेगा। तो यहाँ पे देखो अंदर वाले गोले की बाहरी सतह पर क्या ले रखा है, माइनस आवेश इंडिकेट किया हुआ है, ऋणात्मक आवेश इंडिकेट किया हुआ है। तो उतने ही परिमाण में इस बाहर वाले गोले की आंतरिक सतह पे भी ये देखो धनात्मक आवेश क्या इंडिकेट किया हुआ है। जैसे अंदर वाले गोले की बाहरी सतह पर ऋणात्मक आवेश है, उतने ही परिमाण का बाहर वाले गोले की आंतरिक सतह पर क्या होगा, प्रेरण की वजह से उतना ही मात्रा में आवेश आ जाएगा। यदि अपन बाहर वाले गोले की बाहरी सतह को क्या कर दें, ग्राउंडेड कर दें, तो इससे होगा क्या, बाहरी सतह से जो प्रेरण की वजह से समान प्रकृति का आवेश आएगा वो
उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जमीन से निरस्त हो जाएगा। और बाह्य गोले के पृष्ठ पर यहां बात करें तो बाह्य गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, आंतरिक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। लेकिन दोनों गोलीय पृष्ठों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा ना, वो विद्युत क्षेत्र वो का वही रहेगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट विद्युत क्षेत्र रहेगा। साथ में यहाँ पे एक और चीज कि बाह्य गोले के बाह्य पृष्ठ को आपने क्या किया, ग्राउंडेड किया है, भू संपर्कित किया, तो इस वजह से बाह्य गोले के बाह्य पृष्ठ पर विभव का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान भी यहाँ पे क्या है, 0 है, विभव का मान भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इसकी धारिता ज्ञात करने के लिए अपन को पता है कि धारिता की फॉर्मेशन क्या होती है, C बराबर Q अपॉन में V। आपकी क्यों पता है कितने परिमाण का आवेश आपने गोले के आंतरिक गोले के बाह्य पृष्ठ पे दिया है, तो क्यों का परिमाण आपके पास है। अब आपके द्वारा यदि किसी प्रकार से भी दोनों गोलों के पृष्ठों के बीच में विभवांतर ज्ञात कर लिया जाए तो क्यों अपॉन में V करना है, विभवांतर V आपने ज्ञात कर लिया तो V का मान क्यों अपॉन V में रख दीजिए, आपकी धारिता निकल के आ जाएगी। तो पहले तो आप क्या करो, देखो प्रोसेस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस गोलीय संधारित्र के निकाय को मैंने समझा दिया है, इसकी धारिता कैसे ज्ञात करेंगे, C बराबर क्या होता है, क्यों अपॉन में V। आपका क्यों आपको पता है, आंतरिक गोले के बाह्य पृष्ठ पे आपने कितना आवेश दिया तो वो परिमाण आपके पास है, लेकिन दोनों गोलों के पृष्ठों के बीच में विभवांतर आपके पास नहीं है, तो वो विभवांतर ज्ञात करना पड़ेगा। पहले आप आंतरिक गोले के बाह्य पृष्ठ पे विभव ज्ञात कर लीजिए, फिर बाह्य गोले के बाह्य पृष्ठ पे मैंने क्या कहा, विभव 0 रहेगा, तो दोनों के बीच में विभवांतर निकल के आ जाएगा। चलो अब यहां पे 2 तरीके का आवेश विद्यमान है, एक तो माइनस क्यू आवेश जो इस आंतरिक गोले के बाह्य पृष्ठ पर विद्यमान है, तो इसकी वजह से विभव रहेगा आंतरिक गोले के पृष्ठ पे, और एक बाह्य गोले के आंतरिक पृष्ठ पे ये क्या है, धनावेश है, इसकी वजह से भी क्या रहेगा, आंतरिक गोले के बाह्य पृष्ठ पर क्या रहेगा, कुछ ना कुछ विभव रहेगा। तो दोनों आवेशों की वजह से विभव को जोड़ लेंगे अपन, आपको आंतरिक गोले के बाह्य पृष्ठ पर विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो निकाय को थ्योरेटिकली जो गिवन है ना, समझाते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। आंतरिक गोला आपका बाह्य गोले से घिरा हुआ है, आंतरिक गोला क्या है, बाह्य गोले से घिरा हुआ हो, और ये आंतरिक गोला ठोस या खोखला हो सकता है। गोलीय चाल को बाहर वाले को A नाम दिया है, अंदर वाले को B नाम दिया है, इनकी त्रिज्याएं क्रम से क्या कही है, R1 और R2 कही है। यदि अंदर वाले गोले को माइनस क्यू आवेश दिया जाता है तब प्रेरण द्वारा बाहरी गोले के अंदर के पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। और बाह्य गोले के बाह्य पृष्ठ पर भू संपर्कित होने की वजह से माइनस क्यू आवेश पृथ्वी द्वारा क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। ये तो निकाय को मैंने समझाया था, आपका वही लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात मैं करूंगा कि आंतरिक गोले के बाह्य पृष्ठ पे कितना आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, और एक गोलीय चालक की वजह से विभव का फॉर्मेशन आपने ज्ञात किया है। गोले B मतलब आंतरिक गोले के बाह्य पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश है, और आंतरिक गोले की त्रिज्या कितनी है, R2। तो इस माइनस क्यू आवेश की वजह से आंतरिक गोले के बाह्य पृष्ठ पर विभव क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में R। माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू काम में लेंगे, त्रिज्या आंतरिक गोले की कितनी है, R2 है, तो अपन R2 काम में लेंगे। ये यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मेशन V का क्यों यूज हुआ है, क्योंकि ऐसा निकाय अपन पहले गोलीय चालक के लिए विभव कैलकुलेट कर चुके हैं। सिंपल सी बात है, तो डायरेक्ट फॉर्मेशन अपन काम में ले सकते हैं, के क्यू अपॉन में आर। गोलीय चालक के कारण विभव क्या होता है, उसके पृष्ठ पे अब जितनी त्रिज्या है उतनी त्रिज्या तो आप काम में लेओगे, जितना आवेश है उतना आवेश ही तो आप काम में लेओगे। तो सिंपल सी बात है, माइनस क्यू आवेश के कारण आंतरिक गोले के बाह्य पृष्ठ पर विभव का मान क्या हो जाएगा, वीबी बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन में R2। ये तो बाह्य आंतरिक गोले के पृष्ठ पर जो माइनस क्यू आवेश है ना, उसकी वजह से विभव है। ऐसे यदि आप बात करना चाहो किसकी, ऐसे ही धातु का जो बाह्य गोला है ना, खोखले गोले की बात हो रही है, इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या है, इसके आंतरिक पृष्ठ पर धनात्मक आवेश है। और एक खोखले गोले के लिए एक और कंसेप्ट आपने पीछे समझा था कि खोखले गोले को यदि आपने आवेशित कर रखा है या गोलीय खोल को आपने आवेशित कर रखा है, तो उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, उसके पृष्ठ पर विभव के बराबर ही होता है। अब गोले ए पर आवेश कितना है, प्लस क्यू आवेश है,
ये प्लस क्यू आवेश, तो उसके पृष्ठ पर उसकी त्रिज्या के हिसाब से विभव होगा और ये विभव भी बाह्य गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वही रहेगा। तो गोले बी के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा कि प्लस क्यू बटा में R1। R1 क्या है, बाह्य गोले की त्रिज्या है और गोलीय खोल, आवेशित गोलीय खोल की वजह से विभव अंदर क्या होता है, पृष्ठ पर स्थित विभव के बराबर ही होता है। तो ये पृष्ठ पर विभव है, अंदर भी वही विभव हो गया। अब ये VB डैश तो विभव कौन से काय की वजह से है, VB डैश तो प्लस क्यू आवेश की वजह से है और VB अपन ने किसकी वजह से निकाला, VB अपन ने माइनस क्यू आवेश की वजह से निकाला। तो गोले बी के बाह्य पृष्ठ पर, गोले बी अंदर वाले गोले के बाह्य पृष्ठ पर विभव का मान क्या हो जाएगा, V बराबर VB प्लस VB डैश। कुल विभव अपन ने निकाल लिया। अंदर वाले गोले के बाह्य पृष्ठ की बात कर रहा हूं मैं, अंदर वाले गोले की बाह्य पृष्ठ पर विभव क्या हो जाएगा, दोनों को अपन जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन में R1 प्लस के क्यू अपॉन में R2, ये जुड़ जाएगा। तो दोनों में से माइनस के क्यू कॉमन ले लेंगे। के को स्थिर विद्युत बल नियतांक को मैं पहले बता चुका हूं, 1/4πε0 लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद एलसीएम ले लो, तो विभव का मान क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो अपन ने क्या किया है, इस गोलीय संधारित्र के बाह्य गोले के बाह्य पृष्ठ को भू संपर्कित किया है। तो भू संपर्कित करने की वजह से बाह्य गोले के बाह्य पृष्ठ पर विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। बाह्य गोले के बाह्य पृष्ठ पर विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। गोले ए का बाह्य पृष्ठ भू संपर्कित होने के कारण बाह्य पृष्ठ पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। अतः गोले ए व बी के मध्य विभवांतर क्या होगा, VAB। विभवांतर कैसे निकल के आएगा, बाह्य गोले का विभवांतर माइनस आंतरिक गोले का विभवांतर। तो बाह्य गोले का तो 0 हो गया और ये V काहे का है, आंतरिक गोले के पृष्ठ का विभव है। तो यहाँ से आप 0, ये ऊपर आपने कैलकुलेट किया ही है V, उसका मान रख दिया। तो माइनस से माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो के क्यों R1 माइनस R2 बटा में क्या हो गया, R1 R2। ये विभवांतर निकल के आ गया। और मैंने क्या कहा था, यदि आप किसी भी तरीके से दोनों गोलों के पृष्ठों के बीच विभवांतर ज्ञात कर लो तो धारिता कैसे ज्ञात करेंगे, C बराबर Q अपॉन में V। तो C आपके पास निकल के आ जाएगा। ये विभवांतर का फॉर्मेशन है, यहां लगा दो इसको, विभवांतर के फॉर्मेशन को, जो नीचे पलट के ऊपर चला जाएगा। तो निर्वात, यदि दोनों गोलीय सरफेसेस के बीच में यदि निर्वात हो तो उस सिचुएशन में धारिता का व्यंजक ये निकल के आता है। इसको याद रखिएगा। न्यूमेरिकल बेस्ड, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, न्यूमेरिकल्स, उनमें सीधा फॉर्मूला आपके काम में आता है, केवल आपको वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, अब यहां से एक चीज और समझ लो कि यहाँ पे इस गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, दोनों गोलों की त्रिज्या के अंतर के बराबर होती है। अंतर क्या है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी, दोनों गोलों की त्रिज्याओं के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये इसकी निर्भरता को समझ लीजिए। मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये है कि गोलीय संधारित्र की धारिता, जो गोलीय संधारित्र के दोनों गोले हैं ना, उनके आकार पर निर्भर करती है। इससे ये बात स्पष्ट होती है। इस फॉर्मेशन से नजर आ ही रहा है ये कि C व्युत्क्रमानुपाती है R1 माइनस R2 के, दोनों गोलों की त्रिज्याओं के अंतर के बराबर व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो इसी चीज को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि संधारित्र की धारिता गोलों के आकार पर निर्भर करती है। धारिता बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, अंतर जितना कम होगा, भाई आप क्या कह रहे हो कि C व्युत्क्रमानुपाती है अंतर के, दोनों गोलों की त्रिज्या के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती है, सॉरी ये R1 माइनस R2 के व्युत्क्रमानुपाती है C। तो इस सिचुएशन में R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ये वैल्यू जितनी कम होगी, R1 माइनस R2, ये वैल्यू जितनी कम होगी, धारिता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। तो धारिता बढ़ाने का, यहाँ पे गोलीय संधारित्र की धारिता बढ़ाने का मेथड क्या है, आप दोनों चालक गोलों की त्रिज्या को लगभग बराबर लीजिए। आप क्या करोगे, जितना इनका अंतर कम करोगे, धारिता गोलीय संधारित्र की उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो लगभग, तभी तो डेफिनेशन में अपन ने कहा था ना, क्या कहा था कि लगभग समान त्रिज्या के गोले
जो एक दूसरे के केंद्र के कैसे हो, उभयनिष्ठ हो, सेकेंडरी गोले। ठीक है, तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गोलीय संधारित्र से जुड़ा हुआ। यदि आपको गोलीय संधारित्र की धारिता बढ़ानी तो आप क्या कर सकते हो, लगभग समान त्रिज्या के गोले ले सकते हो, सेकेंडरी गोले ले सकते हो। ठीक है, धारिता बढ़ जाएगी। दोनों के आकार में जितना कम अंतर रहेगा, दोनों की त्रिज्याओं में जितना कम अंतर रहेगा, गोलीय संधारित्र की धारिता उतनी ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये तो निर्वात की सिचुएशन को अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। ये निर्वात की सिचुएशन है। यदि पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन आर वाला पदार्थ भर दिया जाए, अंदर वाले गोले के बाह्य पृष्ठ और बाह्य गोले के आंतरिक पृष्ठ के बीच में यदि एप्सिलॉन आर पैरावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तो ये धारिता क्या हो जाएगी, माध्यम में धारिता क्या हो जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता यहाँ पे एप्सिलॉन काम में ले लिया। माध्यम की विद्युतशीलता को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो नेक्स्ट फॉर्मेशन में देखो क्या किया है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट गुणा एप्सिलॉन आर को ये लिख दिया। अब ये अलग अलग क्यों लिखा है, इसका कारण है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, निर्वात। यदि दोनों सरफेसेस के बीच में निर्वात हो, उस उपस्थिति में, निर्वात की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में धारिता से रिप्लेस कर सकते हैं। बात वही कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि धारिता क्या होगी, माध्यम में धारिता सी एम, एम का मतलब मीडियम, एम का मतलब क्या होता है मीडियम, माध्यम। माध्यम में धारिता क्या होगी, निर्वात की धारिता की एप्सिलॉन आर गुणा बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र घटता है, विभवांतर घटता है एप्सिलॉन आर गुणा, लेकिन धारिता एप्सिलॉन आर गुणा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इनमें कुछ विशेष परिस्थितियों को और डिस्कस कर लेते हैं। विशेष परिस्थितियों से मतलब क्या है, कुछ कंडीशंस लगाएंगे अपन। जैसे यदि R1 बराबर आपने क्या ले लिया, कैपिटल R ले लिया, और R2 को आपने क्या ले लिया, इनफाइनाइट ले लिया, तो उस सिचुएशन में ये फॉर्मेशन कैसे बदल जाएगी, आपकी सी नॉट का फॉर्मेशन देखना, सी नॉट पीछे आपने क्या लिखा हुआ था उसको देखना। यहाँ पे इस पे फोकस कीजिए। R1 को तो आपने क्या ले लिया, कैपिटल R ले लिया, ठीक है, और R2 को क्या ले लिया आपने, इनफाइनाइट ले लिया। देखो इसको थोड़ा सा अल्टर करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा अल्टर करके समझाने की कोशिश करता हूं। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इस R1 R2 को कहाँ ला सकते हैं अपन, नीचे ला सकते हैं। तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में, भाई R1 R2 का इसमें भी भाग दे दो, R1 R2 का इसमें भी भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन में R2 माइनस 1 अपॉन में R1। तो यहाँ से 1 अपॉन में R2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो क्या हो जाएगा 0, और 1 अपॉन में R1 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कैपिटल R प्लट के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन आपकी क्या निकल के आएगी, फॉर्मेशन आपकी ये निकल के आएगी, निर्वात में धारिता का व्यंजक आपका ये निकल के आएगा। देखो चीज़ों को सॉल्व करने का मैथमेटिकल तरीका होता है, कुछ नहीं किया, R1 R2 जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में थे ना उनको नीचे ले गए, R1 माइनस R2 के बटा में ले गए, एलसीएम के रूप में चला गया, दोनों में अलग अलग भाग दे दिया, तो अलग अलग में क्या बचा, 1 अपॉन में R2 माइनस 1 अपॉन में R1। तो 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में इनफाइनाइट 0 हो गया, और माइनस 1 अपॉन में R प्लट के ऊपर आ गया। तो निर्वात की धारिता क्या निकल के आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये बिल्कुल धारिता वैसी ही है जो गोलीय चालक की धारिता के लिए अपन ने कैलकुलेट की थी। ध्यान रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में यह गोलीय चालक की धारिता का ही सूत्र आपको प्राप्त होता है। अतः कंपेरेटिव स्टडी के रूप में अपन कहें तो गोलीय चालक एक गोलीय संधारित्र के समान ही व्यवहार करता है, जिसकी एक प्लेट अनंत पर भू संपर्कित मानी जाती है। ठीक है, सेकंड सिचुएशन को यहाँ पे डिस्कस करें तो सेकंड सिचुएशन में देखिए, सेकंड सिचुएशन में मैं क्या कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इनको आप यदि सीख लोगे ना तो नीट के पर्पज से आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, यदि R1 व R2 दोनों का मान बहुत बड़ा लिया जाए, R1 और R2 का मान बहुत बड़ा लिया जाए
और दूसरा दोनों के बीच अंतर भी क्या हो जाए, नियत रहे, R1 माइनस R2 क्या हो जाए, नियत हो जाए। तो R1 और R2 का मल्टीप्लीकेशन आप क्या मान सकते हो, दोनों गोलों में से, क्योंकि लगभग समान आकार होता है तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन को आप क्या मान सकते हो, दोनों गोलों में से किसी भी एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर मान सकते हो। तो आप क्या कह सकते हो, आपका C नोट आपका क्या होगा, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ऐसा देखो पीछे फॉर्मेशन के अंदर जाके देखोगे आप R1 R2 को 4πr² लिख दो तो आप C नोट अनुक्रमानुपाती R² भी लिख सकते हो, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में 4πr² को आप a लिखते हो तो आप क्या कह सकते हो, C नोट अनुक्रमानुपाती होगा a के, या फिर आप कह सकते हो C नोट अनुक्रमानुपाती होगा R² के। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं। संधारित्रों के संयोजन की बात मैं करना चाहूंगा। संधारित्रों का संयोजन मतलब जोड़ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिस्कस करना चाहूंगा मैं। करेंगे क्यों, पता चले लेबोरेटरी में अपने पास 3 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है, 5 माइक्रोफेरेड का संधारित्र, अपन को 4 माइक्रोफेरेड का या फिर 8 माइक्रोफेरेड का संधारित्र चाहिए। लेबोरेटरी के अंदर अपने पास 3 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है और 5 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है। आपको लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं है 8 माइक्रोफेरेड का संधारित्र, तो आप ऐसा क्या करो कि आपको 3 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड के संधारित्र से 8 माइक्रोफेरेड का संधारित्र प्राप्त हो जाए। तो एक सिंपल सा तरीका होता है, इनका अपन क्या करेंगे, संयोजन करेंगे, इनको आपस में इस तरीके से जुड़ेंगे कि जो अपन को धारिता का संधारित्र चाहिए ना वो अपन को प्राप्त हो जाए। तो वांछित धारिता का संधारित्र या कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, संधारित्रों का संयोजन करते हैं। संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता क्या पड़ी, क्वेश्चन 1 मार्क में जा सकता है, तो ध्यान रखना, वांछित धारिता एवं विभवांतर की आवश्यकता को ध्यान में रख के अपन क्या करते हैं, संधारित्रों का संयोजन करते हैं। ये मोस्ट ऑफ 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम संयोजन। आपके ईजी के लिए मैं बता दूं आपको, आपकी ईज से समझ में आ जाएगा आपको। आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है 10th क्लास में, आपके विद्युत धारा का चैप्टर आता है और उसमें प्रतिरोधों का संयोजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पे क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, क्या है कि जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन था ना, वो यहाँ पे संधारित्र के धारिता का श्रेणी क्रम संयोजन बन जाएगा, और जो वहां पे श्रेणी क्रम संयोजन था ना वो यहाँ धारिता के लिए समांतर क्रम संयोजन बन जाएगा, एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा। प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम संयोजन, यहाँ का समांतर क्रम संयोजन। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध अपन R के लिए कहते हैं, यहाँ पे 1/C की बात करेंगे, धारिता क्या होगी, अपोजिट में होगी। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ेगा, धारिता घटेगी, परिपथ के अंदर ऐसा ही कुछ संधारित्र के लिए वर्कआउट करेगा। तो यहाँ देखो श्रेणी क्रम संयोजन को अपन समझते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन को अपन समझते हैं। पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे टॉपिक्स हो जाएंगे। सिलेबस नियरली 4th चैप्टर ये होने को है, 1-2 क्लास में 4th चैप्टर हो जाएगा, बाद में न्यूमेरिकल से एग्जाम्पल्स बचेंगे। पता ही नहीं चलेगा कब सिलेबस भी पूरा हो गया। कुछ लापरवाह स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली नहीं ले रहे हैं अभी क्लासेस को। आई होप जैसी कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग दिस इज़ मोर देन बेटर। आप लोग समझ सकते हो, सारी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। यदि टाइम दो, रेगुलरली क्लासेस लो तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, एक अच्छी चीज़ ऑनलाइन क्लासेस की ये भी रहती है कि अपन यदि कोई क्लास स्किप हो गई तो अपन नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं, 2 दिन 5 दिन बाद में भी अपन देख सकते हैं। ये ऑनलाइन स्टोर रहती हैं सारी क्लासेस। आप इंस्टीट्यूट के ऐप में जाके क्या कर सकते हो, डेट को आगे पीछे सेट करके पीछे की सारी क्लासें देख सकते हो। ऐसा नहीं हो तो आप यूट्यूब चैनल पे मेरे आके सर्च करें, यूट्यूब पे फिजिक्स गुरु एजे सर के नाम से आप सर्च करें। आप एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फॉर क्लास 12th क्लास के लिए, आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सारी क्लासेस सिक्वेंसली पड़ी हुई हैं। तो 1 by 1 सारी क्लासेस को आप देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं।
2-4 दिन रेगुलरली बैठ के 2-4 घंटे आप निकालोगे ना, तो आराम से आप पूरी क्लासेस को निपटा लोगे। कोई बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं हुआ है, फिर पता चले कि लगभग 8 पार्ट हो गए, 10 पार्ट हो गए, उसके बाद आप संभलते हो तो फिर आपको मौका नहीं मिलता है। तो ज़रूरी है अभी से रेगुलर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या है कि कोई संधारित्र आपका कैसे ले रखा है। कोई संधारित्र है आपका, पहला संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट तो बैटरी के धनाग्र से इधर जुड़ी हुई है, ठीक है। इस पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट क्या होगी, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जुड़ी हुई है, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जुड़ी हुई है, और एंड सो ऑन, ऐसे अनंत संधारित्र एक क्रम में आप जोड़ सकते हो। अंतिम जो संधारित्र होगा उसकी दूसरी प्लेट क्या होगी, बैटरी के ऋणाग्र से जुड़ी हुई रहेगी। तो इस प्रकार से ये जो संयोजन रहेगा ना, इस संयोजन को अपन क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे, ठीक है। प्रक्रिया को मैं बाद में समझाऊंगा, एक बार श्रेणी क्रम संयोजन को ये टेक्स्ट के रूप में लिखा हुआ है तो उसको मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। समझा तो चुका हूँ, उसको पढ़ा देता हूँ आपको, फिर कहोगे कि सर लिखा हुआ क्या था, वो तो हमें समझ में नहीं आया। देखो क्या है, यदि संधारित्रों में इस प्रकार संयोजन किया जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से इस प्रकार जुड़ी हो, और अन्य संधारित्र भी इसी प्रकार जोड़े जाएं तो इसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। प्रत्येक संधारित्र पे यहां ध्यान रखना, प्रत्येक संधारित्र पे आवेश का परिमाण क्या रहेगा, समान रहेगा। ये बात मैं आगे आपको समझा दूंगा कि कैसे प्रत्येक संधारित्र पे आवेश का परिमाण समान रहेगा, ठीक है। एक कदम और आगे बढ़े अपन, निकाय जो अपन ने लिया है ना उसको लेके फिर समझ सकते हैं। डायग्राम में जो लिया हुआ है उसमें क्या है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत के धन सिरे से, और दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को कहां से जोड़ा है, तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ा है, और अंत में जो अंतिम संधारित्र है, तीसरा संधारित्र, इसको बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ दिया गया है, स्रोत के ऋणाग्र से जोड़ दिया गया है। इस निकाय को देखो, समझो, कुछ भी नहीं है। अब देखो, मैंने एक सिंपल सी बात और कही कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पे आवेश का परिमाण क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। जैसे आपने बैटरी को यहाँ पे जोड़ा, बैटरी के धनाग्र को इस पहले संधारित्र की फर्स्ट प्लेट से जोड़ा, तो इस पे बैटरी के धनाग्र से क्या आएगा, प्लस क्यों आवेश आएगा। इस प्लस क्यों आवेश की वजह से पहले संधारित्र की इस दूसरी प्लेट पे क्या होगा, अंदर वाले पृष्ठ पे तो माइनस क्यों आवेश प्रेरित होगा, और बाहर वाले पृष्ठ पे क्या होगा, बाहर वाले पृष्ठ पे यहाँ पे धनात्मक आवेश, उतने परिमाण का प्लस आवेश प्रेरित होगा। ये प्लस क्यों आवेश बह के कहाँ चला जाएगा, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाएगा। जैसे ये प्लस क्यों आवेश यहाँ पहुंचेगा, इसकी वजह से फिर से प्रेरण होगा, और अंदर वाली पृष्ठ पे तो क्या आएगा, माइनस क्यों आवेश आएगा, और बाहर वाली पृष्ठ पे प्रेरण की वजह से क्या आएगा, प्लस क्यों आवेश आएगा। ये प्लस क्यों आवेश वापस बह के तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यों आवेश आ गया, फिर से यहाँ पे क्या होगा, प्रेरण होगा। आंतरिक पृष्ठ पे तो माइनस क्यों आवेश आएगा, और बाह्य पृष्ठ पे क्या आएगा, प्लस क्यों आवेश आ जाएगा, जो बह के बैटरी के ऋणाग्र द्वारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक संधारित्र पे आवेश की मात्रा क्या है, समान है। प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की मात्रा देखोगे तो क्यों परिमाण की बात कर रहा हूं, बराबर है। अब यहाँ पे अपन ने जो संधारित्र लिया है ना, ये प्रत्येक संधारित्र जो लिया है इनकी धारिताएं अलग है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, और इसकी धारिता क्या है, C3 है। अलग अलग धारिता के संधारित्र अपन ने लिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। पहले के लिए विभवांतर V1 ले लिया, दूसरे के लिए V2 ले लिया, और तीसरे के लिए क्या ले लिया, V3 ले लिया। तो इन धारिताओं को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो V1 तो क्या हो जाएगा, पहले संधारित्र की प्लेट पर आवेश बटा में धारिता,
V2 क्या हो जाएगा, Q अपॉन, भाई C बराबर Q अपॉन में V होता है तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C। फॉर्मेशन तो वही है डेफिनेशन से, तो V1 बराबर तो Q अपॉन में C1, V2 बराबर Q अपॉन में C2 और V3 बराबर क्या हो गया, Q अपॉन में C3। ये विभव आप क्या करोगे, कुल विभव ज्ञात करोगे। यहां तक आने से पहले जो मैंने आपको समझाया उसको थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को स्रोत से क्या मिलेगा, बैटरी से क्या मिलेगा, प्लस क्यू आवेश। तब प्रेरण के कारण इसकी दूसरी प्लेट पर, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के अंदर की सतह पर माइनस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा और बाह्य सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यह प्लस क्यू आवेश द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट तक फ्लो के पहुंच जाएगा। तो दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट के अंदर वाली सतह पे भी क्या होगा, माइनस क्यू आवेश और बाहर वाली सतह पे प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा। इसी प्रकार से ये प्लस क्यू आवेश क्या होगा, तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट पर भी पहुंच जाता है, जो दूसरी प्लेट पर क्या करेगा, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न करता है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण ध्यान रखिएगा समान रहता है, परंतु संधारित्रों की धारिताएं क्या हैं, अलग अलग हैं। इसकी वजह से संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। मान लो कि वो विभव क्या है, V1 V2 V3 के रूप में है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया V1 V2 और V3, क्यों अपॉन में C1, क्यों अपॉन में C2 और क्यों अपॉन में C3। यहाँ पे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दीजिए। यदि बैटरी द्वारा आपने V विभवांतर आरोपित किया तो तीनों संधारित्रों के संयोजन पे आरोपित कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ से मान रख दो, यहाँ से क्यों कॉमन आ जाएगा। यदि संधारित्रों के इस संयोजन की तुल्य धारिता क्या हो, CS हो, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, V बराबर क्यों अपॉन में CS। तो रिप्लेस कर दो, क्यों अपॉन में CS, दोनों तरफ क्यों है, कट जाएगा। तो यहाँ पे तुल्य धारिता CS, कैपेसिटेंस इन सीरीज क्या निकल के आई है, 1 अपॉन में CS बराबर 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। ध्यान रखिएगा, आपका जब प्रतिरोधों का संयोजन पड़ा था वहां पे प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा समान थी, यदि याद हो आप लोगों को तो। लेकिन वहां पे V बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 आया था, तो I कॉमन आके कट गया था, तो R इक्विवेलेंट क्या निकल के आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेस्टेसेस RN, ऐसे निकल के आया था श्रेणी क्रम में। लेकिन यहाँ पे V1 V2 V3 में आपका C कहाँ है, नीचे है, ठीक है, V के व्युत्क्रम में। तो इस वजह से यहाँ पे तुल्य धारिता क्या निकल के आई है, व्युत्क्रम में निकल के आई है। 1 अपॉन में CS बराबर 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3 के रूप में निकल के आई है। ध्यान रखिएगा, यदि n संधारित्र जुड़े हुए हों तो n संधारित्रों के केस में क्या होगा, बढ़ा लीजिए इसको, n संधारित्रों के लिए बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डैश डैश एस 1 अपॉन में Cn हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स श्रेणी क्रम संयोजन से जुड़े हुए यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं मैं, नीट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। श्रेणी क्रम संयोजन यहाँ तक सब पढ़ते हैं, इसके आगे वाले पॉइंट्स को क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं और यहीं से नीट के अंदर क्वेश्चन बन जाता है। जरूरी है अब की बार का 2020 का नीट का पेपर उठा के देख लीजिए। यदि आपने एनसीईआरटी 11th क्लास का एनसीईआरटी 12th क्लास का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होता, अच्छे से समझा होता ना, तो 45 में से 45 क्वेश्चन आप सही करते हैं विद कॉन्फिडेंस। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से बाहर नहीं आया हुआ है। बहुत इजी पेपर, नीट 2020 का पेपर बहुत इजी आया हुआ है। 45 आउट ऑफ 45 आप सही कर सकते थे यदि आपने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को ढंग से देख लिया होता। एक्स्ट्रा बहुत मैटर पढ़ाते हैं कोचिंग वगैरह में, उसके लिए नहीं जाना आपको, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से समझना है, सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लो। श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम क्या होगा, संयोजन में लगे जितने भी संधारित्र हैं ना, उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यही तो इसमें लिखा हुआ है, दिक्कत ही नहीं है। तुल्य धारिता का मान क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम प्राप्त होता है। दैट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक एग्जाम्पल लेके अपन डिस्कस कर लेंगे, या आप करके देख लीजिए। 3 फेरेड, 4 फेरेड और 5 फेरेड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़िए और तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 1 अपॉन में CS ज्ञात करोगे तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 लघुत्तम लेके इसको सॉल्व करके देखो, CS का मान क्या निकल के आएगा, 3 फेरेड से भी कम निकल के आएगा। यही बात, जो सबसे कम धारिता वाला संधारित्र है ना, तुल्य धारिता उससे भी कम धारिता निकल के आती है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि आपको उच्च विभव को संधारित्रों में विभाजित करना होता है ना, तभी आप संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। या फिर उपलब्ध संधारित्रों से भी कम धारिता का संधारित्र आपको ज्ञात करना हो, जैसे मैंने कहा कि 3 फेरेड, 4 फेरेड और 5 फेरेड के 3 संधारित्र आपके पास अवेलेबल हैं। आपको 3 फेरेड से भी कम धारिता का संधारित्र चाहिए, तो तीनों का श्रेणी क्रम संयोजन कर दीजिए। क्या परिणामी या तुल्य धारिता क्या आएगी? इनमें से सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम आएगी श्रेणी क्रम में, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र लगे हैं ना, उन सब पर आवेश की मात्रा क्या रहेगी? समान। तो आवेश का अनुपात क्या रहेगा? 1:1:1। जितने भी संधारित्र हो तो अनुपात डैश 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 n संधारित्रों के लिए आप कह सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, यदि जितने भी संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं वो क्या है? समान धारिता के हैं, तो तुल्य धारिता आपकी क्या निकल के आएगी? किसी एक संधारित्र की धारिता और संधारित्रों की संख्या का अनुपात। ये लिखा हुआ है देखो, यदि समान धारिता C के n संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन कर रखा है आपने, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? संधारित्र किसी एक संधारित्र की धारिता और संधारित्रों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। CS बराबर करके देख लो, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, कहाँ तक? n तक। तो आप उसको क्या लिखोगे? 1/cs बराबर n/c। पलट के CS क्या हो जाएगा? C/n। डरने की बात नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट देखिए, कितना अच्छा पॉइंट यहाँ पे इसने समझाने की कोशिश की है पैरावैद्युत माध्यमों की उपस्थिति में। ये क्या कह रहा है देखो, डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं। यहां देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है इसमें कि यदि आपने एक संधारित्र की प्लेटों के बीच में अलग अलग मोटाई के भिन्न भिन्न पदार्थों के पैरावैद्युत पदार्थ भरे हुए, ठीक है, तो ये बिल्कुल काई के तुल्य है कि आप इस पहले वाले पैरावैद्युत पदार्थ को भर के इतनी ही दोनों प्लेटों के बीच में, यहाँ जैसे T1 मोटाई है इसकी पैरावैद्युत पदार्थ की, तो यहाँ पे इतनी ही दोनों प्लेटों के बीच दूरी का एक संधारित्र ले लीजिए। ऐसे T2 मोटाई का पैरावैद्युत पदार्थ है तो यहाँ पे इतनी ही दूरी प्लेटों के बीच में संधारित्र ले लीजिए। यहाँ पे T3 मोटाई का, यहाँ पे देखो एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन R3 पैरावैद्युतांक के माध्यम है, तो एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन R3 पैरावैद्युतांक के ही माध्यम तीनों संधारित्रों के बीच भरे हुए। यहाँ एक संधारित्र है जिसके बीच में 3 अलग अलग मोटाई के अलग अलग पैरावैद्युतांक के माध्यम भरे हुए हैं, और आपने नीचे वाले निकाय में क्या किया है कि 3 अलग अलग संधारित्र लिए और तीनों के बीच की दूरी कितनी है? तीनों पैरावैद्युत माध्यमों की मोटाई के बराबर ही है। तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच की दूरी यहाँ पे T1 है, तो यहाँ पे देखो पहले पैरावैद्युत माध्यम या पदार्थ की मोटाई है। यहाँ पे T2 तो यहाँ पे T2, देखो यहाँ पे T3 है तो यहाँ पे भी T3, जबकि एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन R3 ये माध्यम वही लिए हुए। तो ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि ऐसा यदि कोई निकाय है तो इन तीनों का श्रेणी क्रम संयोजन कर दीजिए, ये तुल्य मान ही आपको प्राप्त होगा। चलो इसको सेकेंड पार्ट को आप सोल्व करके देख लीजिए। सेकेंड पार्ट को आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो पहले संधारित्र की धारिता क्या होगी? वैसे निर्वात होता है तो क्या होता है धारिता? एप्सिलॉन नॉट A/d, यही तो होता है। तो यहाँ पे d की जगह दूरी तो चेंज हो रही है, d की जगह दूरी तो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखो क्या है, एप्सिलॉन माध्यम भी तो चेंज हो रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/T1। दूसरे की धारिता क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2/T2। ए आपका है कॉमन, समान क्षेत्रफल की प्लेटें आपको लेनी पड़ेंगी। C3 में क्या होगा? एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नॉट A/T3। तुल्य धारिता जब आप ज्ञात करोगे तो ये फॉर्मेशन होता ही है। ज्ञात कीजिए, देखो क्या होगा, तीनों को मान जब आप रखोगे, तीनों का मान रखोगे तो T1 T2 T3 प्लट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/में एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा। इसको पलट दो, पलटोगे तो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A तो ऊपर चला जाएगा और ये आपका मान क्या बचेगा इस फॉर्मेशन में? ये तुल्य धारिता का वैल्यू आपका बचेगा। ये 3 अलग अलग संधारित्रों के बीच में आपने अलग अलग पैरावैद्युत माध्यम बढ़ लिए, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन R3 पैरावैद्युतांक के। तो ये बिल्कुल उसी के तुल्य है जब आप तीनों माध्यमों को उसी मोटाई के साथ एक ही संधारित्र की प्लेटों के बीच आप भर लो। ठीक है,
एक बार फिर से रिमाइंड करके इस चीज को देखिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको थ्योरेटिकली आप देख लीजिए। थ्योरेटिकली ये क्या कह रहा है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R1 कोमा एप्सिलॉन R2 कोमा एप्सिलॉन R3 डैश 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 कितने भी माध्यम हो सकते हैं, परावैद्युतांक की कई पट्टियां है ना, डायग्राम में दिखाए अनुसार प्लेटों के समांतर रखी हुई हैं, तब यह संधारित्र उसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य उन पट्टियों को अलग अलग रखकर बने संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन के बराबर माना जाता है, जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, किंतु प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, संगत परावैद्युत माध्यम की मोटाई के बराबर होती है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। क्लास को मैं यहीं फिनिश करना चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।